हेलो जय हिंद। तो नई सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। इसके पहले हमने शुरुआत करी थी CAPF एग्ज़ाम के लिए। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं तो उनके लिए हमने शुरू किया पॉलिटी का सेक्शन और साइंस एंड टेक का क्वेश्चन। उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम शुरू कर रहे हैं CAPF एग्ज़ाम्स के लिए जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन हैं। ठीक है, हिस्ट्री के पर्टिकुलरली क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये एक में ही होता है, तो जितना भी हिस्ट्री वाला पार्ट है हम उसको डिस्कस करेंगे सेपरेटली। ऐसे ही हर एक सब्जेक्ट का वीडियो आता रहेगा। तो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कोड्स हमें फॉलो करना है। ठीक है, बोथ द स्टेटमेंट्स आर इंडिविजुअली जो भी है, ये चारों कोड्स हैं और इन कोड्स के हिसाब से हमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टेटमेंट 1, जेम्स प्रिंसेप एन ऑफिसर इन द मिंट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी डेसिफर्ड ब्राह्मी एंड खरोष्टी स्क्रिप्ट्स विच वर यूज्ड इन द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। पहली बात तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है, क्योंकि जेम्स प्रिंसेप एक ऑफिसर था जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के मिंट में काम करता था। ठीक है, और उसी ने सबसे पहली बार ब्राह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स को डिसिफर किया था। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 2 है, जेम्स प्रिंसेप फाउंड दैट most of the scripts mentioned a king referred to as Priyadasi, meaning pleasant to behold. एक्चुअली में स्टेटमेंट 2 इज़ ऑल्सो राइट। तो जब इन स्क्रिप्ट्स का डेसिफरमेंट हो रहा था तो वहाँ पे प्रॉपरली एक इस पर्टिकुलर नाम का कई बार जिक्र हुआ था, प्रियदर्शी। ठीक है, प्रियदर्शी जिसका मतलब प्लेजेंट टू बी होल्ड, और बाद में इसको फिर इसमें रेवोल्यूशंस हुए कि ये जो नाम है ये पर्टिकुलरली यूज़ किया गया था जो मौर्यन किंग थे अशोका। राइट, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बट सेकेंड स्टेटमेंट इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेसिफर होने की बात चल रही है। यहाँ पे प्रियदर्शी अलग से मेंशन किया गया। तो स्टेटमेंट तो दोनों सही है, बट स्टेटमेंट सेकेंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, एंड इस नाते यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट 1, द रिच स्कल्पचरल ट्रेडिशन ऑफ मथुरा इज डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स प्रिंसिपल मीडियम द रेड वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन। तो बिल्कुल जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है वहाँ पे बहुत ही लार्ज स्केल पे ये स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और ये इंडिजिनस स्टाइल है। ये अपने पीक पे था मौर्यन पीरियड में, हालांकि शुरुआत हुआ था इसकी मतलब डेवलप जो हुआ वो पोस्ट मौर्यन पीरियड में ज़्यादा हुआ और अपने पीक पे पहुंचा गुप्ता पीरियड में। ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 2 की बात करें तो वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन इज़ लोकली अवेलेबल इन मथुरा रीजन, बिल्कुल सही है। ये जो रेड सैंडस्टोन है, स्पेसिफिकली वाइट स्पॉटेड रेड सैंडस्टोन, ये मथुरा रीजन में लार्जली अवेलेबल है। तो स्टेटमेंट 1 और 2 बिल्कुल सही हैं, और सेकंड जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, और उस हिसाब से राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिटीज़ ऑफ द सेकेंड अर्बनाइजेशन इन इंडिया इंडियन हिस्ट्री आर मेनली लोकेटेड इन द गंगा वैली। तो यहाँ पे बात चल रही है सेकेंड अर्बनाइजेशन की। ठीक है, सेकेंड अर्बनाइजेशन की शुरुआत ही हुई थी 6 से लगभग वही 6 से 3rd सेंचुरी BC। ठीक है, और उस समय पे जब मगध रीजन बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, उसी वाले रीजन को हम सेकेंड अर्बनाइजेशन का दर्जा देते हैं। ठीक है, और तो उस हिसाब से ये स्टेटमेंट 1 इज़ राइट। स्टेटमेंट 2 है, एडवांस्ड आयरन टेक्नोलॉजी इंश्योरिंग एन एग्रेरियन सरप्लस इज इंस्ट्रूमेंटल टू इस प्रोसेस ऑफ अर्बनाइजेशन। बिल्कुल, तो आयरन का इस्तेमाल बहुत ही बड़े स्केल पे हो रहा था, जिससे जो एग्रीकल्चर की जो प्रोडक्शन है वो बहुत ही बड़े स्केल पे और ज़्यादा बढ़ा, और जिसकी वजह से ये अर्बनाइजेशन, इसको प्रॉपर एक टर्म दिया गया सेकेंड अर्बनाइजेशन। राइट, तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 इज आर राइट, एंड द स्टेटमेंट सेकेंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ओके, तो कह रहा है कि इन मार्च 2014 मॉर्टल रिमेन्स ऑफ अ नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स ऑफ 1857 म्यूटिनी वर एक्ज्यूम्ड फ्रॉम अ वेल। एक्ज्यूम का क्या मतलब होता है? एक्ज्यूम का मतलब होता है जब किसी डेड बॉडी को खोद करके बाहर निकाला जाए या सम पार्ट ऑफ इट उसको डिग आउट किया जाए, उसको एक्ज्यूम बोलते हैं। तो एक्ज्यूम फ्रॉम अ वेल एट, कहाँ पे खोदा गया था? दीज मॉडल रिमेन्स आर ऑफ, किसके थे? ठीक है, जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट रिवोल्ट किया था उनमें से किस पर्टिकुलर ग्रुप को बिलोंग करते थे? तो ऑप्शंस हैं, जलियांवाला बाग 36 रेजिमेंट ऑफ सिख इन्फेंट्री, रॉन्ग। लाहौर 75th रेगुलर नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट, रॉन्ग। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। ये जो प्लेस था ये अंजला था। ठीक है, अंजला एक कुआं है। ठीक है, वहाँ पे आपको अमृतसर ज़िले में मिलेगा, पंजाब के। तो वहाँ पे क्या हुआ था, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो वहाँ पे जो ब्रिटिश आर्मी थी उसके द्वारा यहाँ पे इनको डंप कर दिया गया था, इनकी डेड बॉडीज़ को, किसकी? 26th रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है,
तो और अभी हालांकि ये 2014 का क्वेश्चन पेपर है, तो 2014 के करंट के हिसाब से पूछा गया है, बट आई थॉट इट शुड बी डिस्कस्ड, क्योंकि इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है और इंडियन इंडिपेंडेंस से रिलेटेड है। तो ये याद रखिए कि 2014 में ऐसा केस हुआ था, तो अंजला से इसको एग्ज्यूम किया गया था, और वो जो पर्टिकुलर पार्ट्स थे, बॉडी पार्ट यानी कि जो मॉर्टल रिमेन्स थे, वो थे 26 रेजिमेंट ऑफ बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके तो ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग द अहदीज ऑफ द मुगल पीरियड इज़ नॉट ट्रू? कौन सा सही नहीं है? फोकस ऑन दिस, नॉट ट्रू। देवर इंडिविजुअल ट्रूपर्स, राइट, ये इंडिविजुअल ट्रूपर्स थे, ठीक है। देवर प्लेस्ड अंडर अ सेपरेट दीवान एंड बख्शी, राइट, ये भी सही है। देवर ऑर्डिनरली नॉट प्लेस्ड अंडर द मनसबदार, बिल्कुल, ये भी सही है। देयर सैलरी वॉज एट पार विद द मनसबदार, नहीं, ये गलत है। इनकी सैलरी इनफैक्ट सबसे ज़्यादा थी, ठीक है। अगर आप मुग़ल आर्मी की बात करेंगे तो इनकी जो प्रिंसिपल आर्मी थी वो कवेलरी थी, जो घुड़सवार थे वो ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, ठीक है। और इनको बाकी जितने भी ट्रूपर्स थे इनसे सबसे ज़्यादा सैलरी इन्हीं को मिलती थी, आदीज़ को, ठीक है। इनफैक्ट मनसबदार से भी ज़्यादा सैलरी इनको मिलती थी। और ख़ास बात ये कि किसी भी मनसबदार के अंडर में काम नहीं करते थे। जाहिर सी बात है, अगर सैलरी ज़्यादा मिल रही है तो वो उनके अंडर में काम कैसे ही कर सकता है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू शाहजहाँ's रेन? यानी कि ये कुछ मॉन्यूमेंट्स की बात की गई है, इनमें से कौन सा ऐसा मॉन्यूमेंट है जो शाहजहाँ ने नहीं बनवाया, ठीक है। ये चीज़ें बहुत ध्यान रखनी होती हैं एग्ज़ाम में। अक्सर हम कंफ्यूज आते हैं क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, क्योंकि जब नॉट की बात आता है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मोती मस्जिद, एक्चुअली मोती मस्जिद जो है वो बनवाया था शाहजहाँ ने, और मोती मस्जिद है कहाँ पे? ये आगरा में, ठीक है। तो इसको शाहजहाँ ने बनवाया था, ये तो होगा नहीं। फिर है जामा मस्जिद और रंग महल, ये दोनों जो है ये शाहजहाँ ने बनवाया था। जामा मस्जिद दो हैं, एक दिल्ली में है एक आगरा में है, दोनों शाहजहाँ ने बनवाया था। रंग महल भी शाहजहाँ ने बनवाया था, ये जो दिल्ली का लाल किला है उसके अंदर आपको मिलेगा। तो ये तीनों ए, सी और डी, ये तीनों शाहजहाँ ने बनवाया था। केवल ऑप्शन बी किलाए कोहना मस्जिद, ये शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था, इसको बनवाया था शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ये भी जो दिल्ली में एक पुराना किला वाला रीजन है वहाँ पे ये मस्जिद स्थित है, किलाए कोहना मस्जिद, इसको बनवाया था किसने? शेर शाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट, ठीक है, ट्रू ऑफ बीड मेकिंग एज अ सैलिएंट फीचर ऑफ मैच्योर हड़प्पन क्राफ्ट्स? कौन सा सेंटेंस सही नहीं है? हड़प्पन बीड्स वर मेड ऑफ गोल्ड, कॉपर, शेल, लपिस लजूली, आइवरी एंड अ वैरायटी ऑफ सेमी प्रीशियस स्टोन्स, बिल्कुल सही है, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव आइडेंटिफाइड बीड मेकर्स शॉप ऑन द बेसिस ऑफ असेंबलेज ऑफ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स, दिस सेंटेंस इज ऑल्सो राइट। एट चाहुदारो टूल्स, फर्नेसेज एंड बीड्स इन वेरियस स्टेज ऑफ प्रिपरेशंस हैव बीन फाउंड, ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट जो सेंटेंस है, द स्ट्रक्चर एट बनावली यील्डेड मेनी बीड्स इन फिनिश्ड, सेमी फिनिश्ड एंड अनफिनिश्ड स्टेट्स, बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बीड्स हैं वो बनावली में पाई ही नहीं गई, ठीक है। बीड्स कहाँ पे पाई गई थी? चाहुदारो में, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई स्टेटमेंट डी इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, composition of the biography of the Buddha occupies a special place in Buddhist literature. Which one among the following is a full-fledged biography of Buddha? तो बुद्ध की इनमें से कौन सी ऐसी पुस्तक है जो बुद्ध की फुल फ्लेश्ड बायोग्राफी है? ललित विस्तार, मिलिंद पन्हो, सारिपुत्र प्रकरण एंड अवदान शतक। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ललित विस्तार, ठीक है। इसको एक्सटेंसिव प्ले भी कहते हैं, ललित का मतलब होता है प्ले, विस्तार तो आपको पता है एक्सपेंशन, तो एक्सटेंसिव प्ले भी कहा जाता है। और ये जो ललित विस्तार है ये एक्चुअली में महायान जो सेक्ट है बुद्धिज़्म का, उनसे संबंध रखता है, ठीक है। एंड इट इज़ एक्चुअली बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, द असम कंपनी कंसिस्टिंग ऑफ यूरोपियन टी प्लांटर्स remained the virtual proprietor of the tea industry till 1850. In the 1850s, who among the following established two small proprietary tea gardens of his own, which were confiscated by the state after his execution for treason in 1858? देखो ऑप्शंस हैं, आनंद राम धेकियल फुकन, गुनाभिराम बरुआ एंड लखीनाथ बेजबारुआ और मनीराम दीवान। देखो राइट आंसर इज
ऑप्शन डी मनीराम दीवान। इनका जो पूरा नाम था मनीराम दत्ता बरुआ नाम था इनका, ठीक है। और अगर इनके बारे में बात करें तो ही वॉज वन ऑफ द फर्स्ट पीपल टू इस्टेब्लिश टी गार्डन्स इन आसाम, ठीक है। आसाम में इन्होंने टी गार्डन्स की स्थापना करी थी। और एक समय क्या हुआ था कि ये ब्रिटिश नोबलमेन में से एक थे, लेकिन बाद में जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था तो ही सपोर्टेड द रिवोल्ट, और जिसकी वजह से ब्रिटिश इनसे नाखुश हुए और इनको बाद में इनको फांसी दे दी गई। किस में 1857 के रिवोल्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए, उसमें कॉन्स्पिरेसी करने के लिए इनको फांसी दे दी गई थी। लिखा हुआ ना, कॉन्फिस्केटेड और एग्जीक्यूट कर दिया गया था इनको। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी मनीराम दीवान। इनका जो ओरिजिनल पूरा नाम है मनीराम दत्ता बरुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीनबंधु मित्र पब्लिश्ड अ प्ले इन द बंगाली टाइटल्ड नील दर्पण या फिर ब्लू मिरर विच डिपिक्टेड द एट्रोसिटीज ऑन द इंडिगो प्लांटर्स। द प्ले वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। देखो, ये तो जनरली सारे एग्जाम्स में पूछ लेता है कि नील दर्पण किसने लिखा या किस बारे में लिखा गया, बट यूपीएससी क्वेश्चन बना रहा है तो ये पूछ रहा है कि ट्रांसलेशन किसने किया, ठीक है। तो एक्चुअली में इसको जो लिखा था, पहली बात हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो नील दर्पण जो है वो लिखा गया था दीनबंधु मित्र के द्वारा, ठीक है। दीनबंधु मित्र। एंड इसको लिखा किस लिए गया था, तो जो नील की खेती करने वाले किसान थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की जा रही थी, जिसको मेंशन करने के लिए इसको दीनबंधु मित्र ने लिखा था। और ये एक बंगाली प्ले है। लिखा गया था कब, 1858 टू 59 के समय पे लिखा गया था, ठीक है। और अब बात करते हैं, पहले तो अगर हम इस इंडिगो रिवोल्ट की बात करें, ठीक है, ये फरवरी मार्च महीने में 1859 में ये हुआ था, बंगाल में हुआ था। और इसका ट्रांसलेशन अगर हम बात करें तो इसका ट्रांसलेशन किया है माइकल मधुसूदन दत्त, ठीक है। दिस इज़ द राइट आंसर, माइकल मधुसूदन दत्ता। इन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया था। लिखा किसने, दीनबंधु मित्र ने, और ट्रांसलेशन किया था माइकल मधुसूदन दत्त, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 है, हुमायूं इन्वेंटेड ताज़े इज्जत या ताज़े इज्जत, एंड ताज़े इज्जत वॉज अ हेड गियर कंपोज ऑफ अ कैप एंड अ रैपिंग क्लॉथ। तो बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट्स सही हैं। तो एक ताज़े इज्जत क्या था, एक पगड़ी टाइप की थी, ठीक है, जिसका इन्वेंशन किया था हुमायूं ने। और ये कैसा था, इट वॉज हेड गियर कंपोज ऑफ अ कैप एंड अ रैपिंग क्लॉथ। तो बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वर द मोटिव्स बिहाइंड मोहम्मद बिन तुगलक्स ट्रांसफ़र ऑफ कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद। तो क्या मोटिव था कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसने अपनी कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट किया था, उसका मेन मोटिव क्या था इस शिफ्ट करने के। तो स्टेटमेंट लिखा हुआ, द शिफ्ट टू दौलताबाद वुड गिव हिम अ चांस टू एस्टैब्लिश कंट्रोल ओवर दक्कन एंड गुजरात। बिल्कुल सही। तो वो दिल्ली में रह के शासन कर रहा था, और जिसकी वजह से साउथ इंडिया को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तो ही थॉट कि हम साउथ रीजन में थोड़ा सा चलेंगे, वहाँ से क्या होगा, हम सदर्न पार्ट को मैनेज कर सकेंगे। तो एक तो ये मोटिव था ही। दूसरा है, इट वुड प्रोवाइड एक्सेस टू वेस्टर्न एंड सदर्न पोर्ट्स। बिल्कुल ये भी सही है। इससे क्या होता, जो वेस्टर्न और सदर्न पोर्ट्स थे उन पे एक्सेस मिल जाता। तो ये भी सेंटेंस सही है। इट वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द डायरेक्ट मंगोल इन्वेजन फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर। बिल्कुल सही है। इससे क्या होता कि दिल्ली नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर के पास में था, और जब ये साउथ में शिफ्ट करते तो उनकी रीच से दूर हो जाते, तो इससे इनको प्रोटेक्शन मिलती। तो तीनों ऑप्शन सही हैं कायदे से। जो ऑप्शन डी है इट इज़ द राइट आंसर। बट कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। इसमें हुआ क्या था, जब इन्होंने इसको ट्रांसफ़र करने का सोचा था, जब ट्रांसफ़र किया था दौलताबाद, एक्चुअली इट्स इन औरंगाबाद महाराष्ट्र, और इसको देवराय भी बोलते हैं, ठीक है, सॉरी देवगिरी, ओके। तो जैसे नॉर्थ में रह करके साउथ इंडिया को मैनेज नहीं किया जा सकता था, उसी तरीके से साउथ में रह करके भी नॉर्थ इंडिया को मैनेज नहीं किया जा सकता था। हालांकि उसके अपने अलग डिसएडवांटेजेस हुए। फिलहाल इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ ब्रह्मो समाज। ब्रह्मो समाज को लेकर के क्या सही नहीं है। इट कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एज इनफॉलिबल। इट अपोज्ड आइडोलेट्री। पहली बात तो बिल्कुल सही है, मूर्ति पूजा को बिल्कुल अपोज किया था ब्रह्मो समाज ने। इट एम्फेसाइज्ड द वर्शिप ऑफ वन गॉड। बिल्कुल ये एक गॉड पे बिलीव करने को कहते थे। इट एम्फेसाइज्ड द वर्शिप ऑफ गॉड विदाउट द मीडिएशन ऑफ प्रीस्ट्स। बिल्कुल। तो ये भी मना करते थे कि ईश्वर की पूजा करो बट बिना किसी प्रीस्ट के इंटरमीडिएट होने से, ठीक है, आप डायरेक्टली एक ईश्वर की पूजा करो।
राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ये गलत है, क्योंकि ये वैदिक स्क्रिप्चर्स को इनफॉलिबल ब्रह्मो समाज के व्यक्ति नहीं मानते थे। जो सत्यार्थ प्रकाश जो दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती जी लिखी है, जिस समाज से वो बिलोंग करते थे, जिसको हम आर्य समाज कहते थे, तो दे वर एक्चुअली हु कंसिडर्ड वैदिक स्क्रिप्चर्स एज इनफॉलिबल। ठीक है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अगर हम ब्रह्मो समाज की बात करें तो पहले ब्रह्मो सभा था, इसकी स्थापना हुई थी कब? 1828 में। ठीक है, राजा राम मोहन रॉय ने इसको स्थापित किया था। बाद में ये ब्रह्मो समाज हो गया ब्रह्मो सभा से। ठीक है, तो ये था राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू ऑफ द थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ मैडम HP ब्लावत्स्की? कौन सा सेंटेंस सही नहीं है थियोसॉफिकल सोसाइटी को लेकर के? तो पहली बात तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की अगर बात करें तो थियोसॉफिकल मूवमेंट जो है वो शुरू किया गया था मैडम HP ब्लावत्स्की एंड कर्नल MS ऑलकॉट। अगर मैं नाम लिखूँ MS ऑलकॉट, ठीक है, इन दोनों ने मिल करके इसको शुरू किया था। और इसकी स्थापना हुई थी आउटसाइड इंडिया, ये तो बिल्कुल सेंटेंस सही है। इसकी स्थापना हुई थी कहाँ पे? न्यूयॉर्क में हुई थी। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की। ठीक है, न्यूयॉर्क में हुई थी 1875 में। और इट एडवोकेटेड द रिवाइवल ऑफ एंशियंट रिलीजन्स, बिल्कुल सही है। इट रिकग्नाइज्ड द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, बिल्कुल सही है, आत्मा के ट्रांसमाइग्रेशन में बिलीव करते थे। एंड इट वॉज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नहीं, गलत है, यही ऑप्शन सही है, क्योंकि दे एक्चुअली टॉक्ड अबाउट द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। ठीक है, दे टॉक्ड अबाउट वसुधैव कुटुंबकम, तो ये ऑप्शन यहाँ पे सही नहीं है एंड दैट इज़ वाई ये सही आंसर होगा। ठीक है, अगर हम बात करें थियोसॉफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया की, तो हालांकि 1875 में इस्टेब्लिश हुआ था 1882 में। ठीक है, 1882 में इसका जो हेड क्वार्टर है वो न्यूयॉर्क से स्थापित कर दिया गया था। कहाँ पे? अद्यार, ये आउटस्कर्ट्स है कहाँ पे? मद्रास में। आज जो चेन्नई है उस समय मद्रास था, वहाँ पे इसका हेड क्वार्टर ट्रांसफ़र कर दिया गया था। ठीक है, सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वॉज नॉट अ प्रोविजन ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773? इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि 1773 के एक्ट का प्रोविज़न नहीं है? ठीक है, so it introduced parliamentary supervision over the East India Company. The government of Bengal was vested in a governor general and the council of 4 members. Actually, sentence 1 is right. The government of Bengal was vested in a governor general and the council of 4 members. यही पहला एक्ट था जब क्या हुआ था, गवर्नर ऑफ बंगाल जो हो गया था वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया था, बिल्कुल सही है। इट चेंज द पावर्स ऑफ वोट इन द कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स बाय रिमूविंग ऑल रिस्ट्रिक्शंस ऑन क्वालिफिकेशन, गलत। द गवर्नर जनरल वॉज वेस्टेड विद द कास्टिंग वोट, सही है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, ये नहीं था, उसमें कुछ और कंडीशंस लगाई गई थी। ठीक है, उसमें 500 पाउंड से 1000 पाउंड्स का जो है वो रिस्ट्रिक्शंस लगाया गया था। फिलहाल ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन अमंग द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द मीनिंग ऑफ द सेफ्टी वाल्व थ्योरी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट? सेफ्टी वाल्व थ्योरी को क्या एक्सप्लेन करता है? थ्योरी, पहली बात हम बात कर लेते हैं, ये दिया किसने था। तो जब INC की स्थापना हुई थी, सेफ्टी वॉल्व, इसको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी कहा किसने था? इसको कहा था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, लाला लाजपत राय ने इसको कहा था सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। किसके लिए? INC के लिए इन्होंने इस्तेमाल किया था। अ थ्योरी दैट argued that a Congress was formed as a safe outlet to the discontented educated Indians. This is the right answer. बाकी कोई पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अब इसमें कुछ छांटना तो है नहीं। ठीक है, ऐसा तो है नहीं 1 2 या 1 और 2 वाला से केस है। पहला सेंटेंस हमें सही मिल गया, तुरंत लगा के आगे बढ़ो। एक्चुअली में क्या था कि INC को बनाया इसलिए गया था कि जो एजुकेटेड जो क्लास है, जो इंडियंस है, एक ऐसा ग्रुप बना करके दे दो कि जो प्रेशर उनमें पूरा डिसकंटेंट का प्रेशर डेवलप हो, वो INC के थ्रू निकलता रहे और वो अचानक से फटे नहीं। ठीक है, तो दैट वाज द थ्योरी गिवन बाय लाला लाजपत राय, सेफ्टी वाल्व थ्योरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं डक्कन राइट्स की। द डक्कन राइट्स कमीशन वॉज कंसर्न विद, किस चीज़ से संबंधित था डक्कन राइट्स कमीशन? इनडेप्थनेस ऑफ द पीजेंट, लैक ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन द डक्कन, प्रॉब्लम्स विद द रेटवाड़ी सिस्टम और कम्युनल राइट्स इन द डक्कन? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, इनडेप्थनेस ऑफ द पीजेंट। क्या हुआ था 1875 में? ठीक है, 1875 में हुआ था डक्कन राइट्स। डक्कन में राइट्स हुए थे पूना के सूपा गांव में। ठीक है, SUPA, पूना के सूपा गांव में ये यहाँ से शुरुआत हुई थी। जो किसान थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने साहूकार जो थे एक पर्टिकुलर मार्केट प्लेस में गए और वहाँ पे
विद्रोह किया, जो वहाँ के मनी लेंडर्स थे, साहूकार थे, उनके ऊपर अटैक किया, जितनी भी अकाउंट की बुक्स थी उनको जला दिया, वहाँ की जो अनाज की दुकानें थी उनको लूटा, साहूकार जो थे उनके घरों को आग लगाया। बेसिकली बहुत तंग थे साहूकारों से, ठीक है, क्योंकि कर्जे में ज़्यादा जा रहे थे, मुनाफा हो नहीं रहा था, उधर अलग से ब्रिटिश टैक्स ले रहे थे, तो इस वजह से ये रिवोल्ट हुआ। खास करके ज़्यादातर इनका जो एजिलिटी थी वो साहूकार को लेकर के थी, ठीक है। तो हालांकि बाद में ये जो डक्कन राइट्स थे इनको पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा भी सपोर्ट किया गया था, ठीक है। तो जब ऐसा हुआ तो फाइनली एक कमीशन बनी, ठीक है, कि भैया चेक करो बात क्या है, दिक्कत क्या आ रही है। तो कमीशन बनी और कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सौंपी ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1878 में, ठीक है। और उसके हिसाब से फिर फाइनली एक एक्ट आया 1879 में, और उसका नाम है एक्ट का एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट, ठीक है। ये एक्ट पास हुआ जिसके हिसाब से इस एक्ट में कहा गया कि भैया अब से क्या होगा कि जितने भी जो किसान हैं, अगर वो डेब्ट में है, ठीक है, कर्ज़ में है, अगर वो कर्ज़ नहीं दे पा रहे हैं तो उन्हें किसी भी तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उन्हें डिटेंशन में नहीं रखा जाएगा। तो वो एक्ट पास हुआ था 1879 में, एग्रीकल्चरिस्ट्स रिलीफ एक्ट, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन ए। तो डक्कन राइट्स कमीशन किससे संबंधित था? इनडेटनेस ऑफ द पेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम जेम्स हेनरी कोलब्रुक, तो ये विलियम जेम्स हेनरी कोलब्रुक एंड Nathaniel Halhed had which of the following among them? They were critics of Indian culture and civilization. They were judges at the courts of the East India Company. They were professors teaching history and society of South India. They were linguists who tried to interpret the culture of South Asia to the East India Company. ठीक है, तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की। तो जो विलियम जेम्स थे, हेनरी कोलब्रुक थे एंड नथानियल हालेड थे, ये क्या थे? दे वर एक्चुअली they were judges at the courts of the East India Company, या they were professor teaching history and society of South India. They were linguists who tried to interpret the culture of South Asia to the East India Company. Actually the right answer is option B, ठीक है। Next question, the ruling dynasties Sangam, Saluv, Tuluv were associated with. तो ये जो डिनास्टीज हैं संगम, सलुव और तुलुव, ये किससे संबंध रखती थी? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, विजयनगर। तो ये जितनी भी चार डिनास्टीज थी, संगम, सलुव, तुलुव और एक आखिरी थी अराविडू, ठीक है, अराविडू, ये डिनास्टी थी। 4 डिनास्टीज विजयनगर साम्राज्य में आती थी, और इनमें जो सबसे ज़्यादा जो जिनको कहते हैं ना सबसे प्रतापी राजा जो थे वो कृष्णदेव राय थे, ठीक है, आपने इनके बारे में पढ़ा होगा। तो ही वॉज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर, कृष्णदेव राय। और ये किस डिनास्टी से संबंध रखते थे? तुलुव डिनास्टी से, ठीक है। और बस फाउंडेशन, हाँ इसके बारे में बात कर लेते हैं। विजयनगर एम्पायर जो है इसकी फाउंडेशन रखी थी 1336 में। 1336 में 2 भाई थे, हरिहर एंड बुक्का, उन्होंने इसकी स्थापना रखी थी। और वो किस डिनास्टी से संबंध रखते थे? संगम, चूँकि पहली डिनास्टी ही थी संगम, तो संगम डिनास्टी से संबंध रखते थे, और उन्होंने 1336 में इसकी स्थापना करी विजयनगर एम्पायर की, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिटवीन the 15th August 1947 when India became free and the 26th January 1950 when she declared herself a democratic sovereign republic, the government of India functioned under provisions of. तो 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में जब इंडिया को रेगुलेट किया जा रहा है, यानी कि जो इंडिया किस पर्टिकुलर एक्ट पे फंक्शन कर रही थी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और कोई अगर क्वेश्चन हो तो, ठीक है, वैसे छूटा नहीं है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज़ नॉट रिटन? कौन सी बुक है जो कि नहीं लिखी गई है, ठीक। किसके द्वारा? भारत रत्न प्रोफेसर CNR राव। तो जो प्रोफेसर CNR राव हैं ये एक्चुअली उस समय इनको 2014 में इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो उस हिसाब से ये करंट का क्वेश्चन था, बट करंट से स्टैटिक बना था और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा सा देख लेते हैं कौन सी बुक है जो इन्होंने नहीं लिखी है, ठीक है। क्लाइंबिंग द लिमिट लैडर, अ लाइफ इन केमिस्ट्री, राइट, इन्होंने लिखी है। नैनो क्रिस्टल्स, सिंथेसिस, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशंस, ये भी इन्होंने लिखी है। हालांकि इनको साइंस की फील्ड में भारत रत्न दिया गया था, तो ये बुक्स जो भी लिखेंगे साइंस से रिलेटेड हैं, इन्होंने लिखी है। एंड द डी ऑप्शन, सुपर कंडक्टिविटी टुडे, ये भी बुक इन्होंने लिखी थी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, विंग्स ऑफ फायर, ये इन्होंने नहीं लिखी थी,
इट इज़ एक्चुअली द बायोग्राफी ऑफ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो विंग्स ऑफ फायर इनके द्वारा नहीं, APJ कलाम साहब द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। तो ये थे क्वेश्चंस। लेट मी चेक वंस कि कोई अगर क्वेश्चन छूटा हो तो मैं देख लेता हूँ। तो ये थे क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट थे हमारे CAPF में, और एग्ज़ाम आने वाला है CAPF 2014 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ठीक है। और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और ऐसे ही हम वीडियोस में हिस्ट्री का हमने शुरू किया है, तो हिस्ट्री के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं CAPF के, हम उनको डिस्कस करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।